हम कई बार भूल जाते हैं कि अपने घर में बैठे बैठे भी हम उपभोक्ता हैं। बदलती दुनिया को बदलते कानूनों की जरूरत थी और इसीलिए हमने इस कानून को अपडेट किया है। दूसरे तरफ हमारे सामने एक से एक सर्विस प्रोवाइडर है। 30 मिनट में डोमिनोज पिज्जा लाके दे रहा है, स्विगी और जोमेटो घर तक खाना पहुंचा रहे हैं और इस बाहुबली एजेंसी का नाम है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। मेरे प्यारे प्रतिभागियों, छत्तीसगढ़ पीएससी मेंस पेपर 7 पार्ट 1 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के ऊपर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, कानून जैसे जैसे बदलते जाते हैं वैसे वैसे इस पेपर का दायरा भी बढ़ता जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो आज के समय में लागू है, इसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। यद्यपि सिलेबस में आपको ये डायरेक्टली ना मिले, फिर भी इसके प्रावधानों को ध्यान में रखना आपके लिए बहुत जरूरी है और इसी के बेसिस पे आप दूसरों से बेहतर स्थिति में होंगे और ज्यादा मार्क्स लेकर के आएंगे। आर्यन आईएएस एकेडमी की ओर से छत्तीसगढ़ पीएससी मेंस के हिंदी माध्यम के ज्यादातर टॉपिक्स को हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं हूं विवेक पटेल और आज मैं लेकर के आया हूं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। तो दोस्तों, यहां पर जो परिभाषाएं हैं वो अभी भी बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में थी। ज्यादातर जो बदलाव आपको देखने को मिलेंगे वो हमारे आसपास आए परिस्थितियों के बदलाव से संबंधित हैं। हम आम आदमी, हम आम उपभोक्ता और हमारे सामने घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनियां हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां घर में सामान ला करके दे रही हैं। दूसरे तरफ हमारे सामने एक से एक सर्विस प्रोवाइडर है। 30 मिनट में डोमिनोज पिज्जा लाके दे रहा है, स्विगी और जोमेटो घर तक खाना पहुंचा रहे हैं। आपको नेटमेड से घर में मेडिसिन की सुविधाएं मिल रही है, घर बैठे डॉक्टर मिल रहे हैं अपोलो 24/7 में। तो स्मार्टफोन, इंटरनेट और मोबाइल एप्लीकेशन की इस दुनिया में आपको सेवाएं और वस्तुएं घर पहुंच करके मिल रही है और ऐसे में जब हम दुकान तक या स्टोर तक, मॉल तक जा ही ना रहे हो तो हमारे सामने उपभोक्ता अधिकारों की एकदम नई तस्वीर उभरती है। हम कई बार भूल जाते हैं कि अपने घर में बैठे बैठे भी हम उपभोक्ता हैं। हम यह भी भूल जाते हैं कि हमें अगर उचित उत्पाद, उचित सेवाएं नहीं मिलती हैं तो घर के चार दीवारी के अंदर से भी हम लोग आवाज उठा सकते हैं। सोशल मीडिया, इंटरनेट ये तो एक माध्यम है ही, लेकिन कानूनी तौर पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 एक ऐसा प्रयास है जो कि हम लोगों को ई फाइलिंग के माध्यम से घर से ही अपने उपभोक्ता अधिकारों को हासिल करने का मौका देता है। तो अब आप समझ रहे हैं कि बदलती दुनिया को बदलते कानूनों की जरूरत थी और इसीलिए हमने इस कानून को अपडेट किया है। इसके अंदर में हम ई कॉमर्स को शामिल कर रहे हैं, डायरेक्ट टू होम सेवाओं को शामिल कर रहे हैं, सर्विसेज इंडस्ट्री को खास इसमें ध्यान पे रखा गया है। इसके अलावा हम ग्राहकों के ऊपर भी जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा जागरूक रहें, क्योंकि सूचनाओं की उपलब्धता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पर जैसा बोलते हैं ना, सूचनाएं बढ़ी हैं लेकिन समझदारी घट गई है। तो समझदारी को बनाए रखने के लिए इस कानून को आपके सामने रखा गया है। जैसा कि मैंने कहा था, ज्यादातर परिभाषाएं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 से ही आती हैं। देखें जरा, वही आपको व्यक्ति की परिभाषा मिलेगी। व्यक्ति में आपका व्यक्तियों के समूह, फर्म, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये सारे शामिल हैं। पिछले वीडियो में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का वीडियो था उसमें मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उपभोक्ता की परिभाषा भी मैंने बताई है, जो सेवा या वस्तु का जो है अंतिम उपयोग करता है। उपभोक्ता अधिकार जानने, चुनने, सुनाने और शिकायत करने, सुरक्षा हासिल करने और शिक्षा हासिल करने का अधिकार जिसके पास है वो है उपभोक्ता। ये उपभोक्ता अधिकार है, इसको एकदम गांठ बांध के रखिए, ये आपके अपने अधिकार हैं। ठीक है, शिकायत करने का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। विनिर्माता जो सामान को बनाता है, चाहे पूरा बनाता हो, पार्ट बनाता हो या सिर्फ लोगो लगाता हो। लेकिन अमेजन जो है वो विनिर्माता की श्रेणी में नहीं आएगा। अमेजन जो है वो है सर्विस प्रोवाइडर, जो सामान आपको घर में लाके देता है, तो आप उसको सेलर या विक्रेता की श्रेणी में रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई कंपनी आपको सिर्फ सर्विसेज दे रही है, फॉर एग्जांपल आप एक ऐप डेवलप करवाते हैं किसी कंपनी से, मान लीजिए कि आपने एपेक्स कंपनी से ऐप डेवलप करवाया, ठीक है, या फिर आपने ग्राफी से ऐप डेवलप करवाया, तो ये जो एप्लीकेशन है ये अप एंड रनिंग करके वो कंपनी आपको दे रही है, वो एक सेवा है।
वो सेवा भी अब इसके अंदर में आ रही है। नए प्रकार की सेवाएं, नए प्रकार का कानून, तो उन सेवाओं के निर्माता भी विनिर्माता की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, परिवाद या कंप्लेंट और परिवादी कंप्लेनेंट, इसके बारे में भी हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, इसके बारे में भी चर्चाएं हो चुकी हैं। 2019 के अधिनियम में परिवादी को बहुत अच्छे से परिभाषित किया है। उपभोक्ता और उपभोक्ता से जुड़े लोग, यहां तक कि सरकार और सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण नाम की एक बाहुबली संस्था का निर्माण किया गया है, जो आम आदमी के तरफ से उपभोक्ता अधिकारों को आगे बढ़ा सकता है, उनको सामने रख सकता है और ताकतवर विनिर्माताओं और बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी कंपनियों का यह मुकाबला कर सकता है। ठीक है, तो सरकार और सीसीपीए यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जैसी संस्थाएं भी कंप्लेनेंट हो सकती है। आगे हम लोग देखेंगे परिभाषा के ही सेक्शन में अनुचित व्यापारिक व्यवहार। मैंने व्यापक आपको परिभाषा बताई थी कि किस तरह से भ्रामक विज्ञापन, गारंटी, वारंटी, फ्री गिफ्ट के द्वारा लोगों को ठगा जाता है, वो है अनुचित व्यापारिक व्यवहार, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। आप लोग को एकदम ध्यान में रखना है, क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहीं से आएंगे। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यहां भी सेम है, और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस यानी प्रतिबंधात्मक व्यापारिक व्यवहार, वो भी यहां पे सेम है। तो भाई बेसिक चीजें तो यहां पे बराबर है, तो नया क्या है? अगर आप पिछले वीडियो को याद करें तो अब तक कुछ नया आया नहीं है, अब आएगा। नया है आपका उत्पाद दायित्व, प्रोडक्ट लायबिलिटी। प्रोडक्ट से तात्पर्य यहां पे वस्तु और सेवा दोनों से है। तो उत्पाद दायित्व को जो है इसमें शामिल किया गया है, यानी जो विनिर्माता है, जो उत्पाद बनाता है या सर्विस प्रोवाइडर है, वो जिम्मेदारी लेगा कि वो जो सामान बना रहा है, वो जो सेवा दे रहा है, उसका एक खास स्टैंडर्ड है, खास तरीका है, और उससे आप खास उम्मीद रख सकते हैं, जैसा कि उसने आपको बताया है। लेकिन अगर इसमें कोई कमी रही तो उपभोक्ता की गलती नहीं है। आप वॉशिंग मशीन लेके आए, वॉशिंग मशीन ठीक से चल नहीं रहा है, गलती आपकी नहीं है। तो आप बोलेंगे सर मां के पेट से तो वॉशिंग मशीन चलाना सीख के नहीं आते हैं। यस, तो जिसने वॉशिंग मशीन बेचा, मान लीजिए आपने वोल्टास का वॉशिंग मशीन खरीदा, मान लीजिए आपने केनस्टार का खरीदा, तो उस कंपनी के लोग आए, आपको वॉशिंग मशीन चला के दिखाएं, उसकी सभी विशेषताएं बताएं और उसके सुरक्षा मानक भी बताएं, सेफगार्ड। सेफ्टी इंस्ट्रक्शन अगर नहीं लिखा हुआ दिया, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन अपनी मातृभाषा में लिख के नहीं दिया, उनको ठीक से समझाया नहीं, गलती उपभोक्ता की नहीं है, गलती कंपनी की है। तो खाली वॉशिंग मशीन बेचने से काम नहीं चलेगा, आपको सिखा के जाना पड़ेगा। ये इस नए कानून की खासियत है। ठीक है, और अंग्रेजी में छाप करके कंपनियां जो हैं वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन यानी कि सुरक्षा के प्रावधान, ये सब ग्राहकों के मुंह पे से ठप से मारते हैं, जा पढ़ ले। लेकिन क्या ये ठीक है? हम जैसे आम लोग, हम जैसे छत्तीसगढ़ी गोंडी बोलने वाले लोग, हम लोग कैसे समझेंगे कि भाई ये जो इंस्ट्रक्शन है ये कैसे है? ठीक है, चाहे दक्षिण भारतीय भाषाएं हो चाहे उत्तर भारतीय भाषाएं, हमारे देश में 40-50 भाषाएं हैं, और ये लोग अंग्रेजी के नाम पे अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। और यही जिम्मेदारी, इसी को कहा गया है दायित्व, उत्पाद दायित्व, प्रोडक्ट लायबिलिटी। प्रोडक्ट लायबिलिटी जो है वो 3 पार्टी की होती है। सबसे पहली जो प्रोडक्ट लायबिलिटी होती है, ये सामान के विनिर्माता की, मैन्युफैक्चरर की होती है, जो सामान का निर्माण करता है। ठीक है, दूसरी प्रोडक्ट लायबिलिटी होती है आपके सामान सेवा प्रदाता की, सर्विसेज जो देते हैं, सेवा प्रदाता की प्रोडक्ट लायबिलिटी होती है। और तीसरी प्रोडक्ट लायबिलिटी होती है विक्रेता की, वस्तु और सेवा दोनों तरह की चीजों का जो विक्रेता होता है। ठीक है, तो विनिर्माता की प्रोडक्ट लायबिलिटी क्या होती है? उत्पाद दायित्व क्या होता है कि भाई विनिर्माता कोई भी सामान बना रहा है तो वो एक प्रॉपर डिजाइन में बनाए, जिस डिजाइन का उसको क्लियरेंस मिला है, सरकार ने जिस डिजाइन में सामान बनाने की अनुमति दी है उसी डिजाइन में बनाए। मान लीजिए कि आपको मिला है अनुमति फ्रिज बनाने का एक लेआउट के हिसाब से, ठीक है, और आपने सरकार से उस हिसाब से उस डिजाइन का फ्रिज बनाने की अनुमति ली, लेकिन बनाया क्या? उल्टे डिजाइन का, उसमें कम पावर का कंप्रेसर लगा दिया। अब वो फ्रिज ठंडा नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन आप प्रचार कर रहे हैं कि भाई सरकार ने हमको ऐसा बनाने की अनुमति दी थी और हमारे पास उसका क्लियरेंस है, लेकिन बनाया हमने घटिया वाला है। तो ऐसी धोखाधड़ी नहीं चलेगी। तो जो जिस डिजाइन में बनाना है उस डिजाइन में नहीं बनाया, डिजाइन डिफेक्ट इसको कहा जाता है। तो अगर डिजाइन में कोई डिफेक्ट रख दिया जाए, डिजाइन डिफेक्ट,
दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, विनिर्माण गड़बड़ी, विनिर्माण में कोई त्रुटि कर दी जाए। तो पहले तो डिजाइन में ही लफड़ा कर दिया, दूसरा निर्माण के दौरान अच्छा पार्ट निकाल के खराब पार्ट डाल दिया, ठीक है। तीसरा आपका जो स्टैंडर्ड उसमें जो है कलपुर्जे लगने थे उनके स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया गया, है ना। अच्छा वाला पार्ट्स लगना था, रद्दी पार्ट लगा दिया, ठीक है। टेढ़ा लगना था, सीधा लगा दिया, कुछ भी। चौथी बात, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस इसमें सही तरीके से नहीं दिए गए, ठीक है। कैसे उसको ऑपरेट करना है, ऑपरेशन मैनुअल नहीं समझाया गया। सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, इसकी सुरक्षा के लिए क्या करना है, बच्चों से इसको दूर रखना है, ये ऐसे चलेगा तो झटका मार सकता है, इस तरह का कोई भी इंस्ट्रक्शन आपको अपने इक्विपमेंट के साथ नहीं मिला। तो ये सब जो है आपके विनिर्माता के उत्पाद दायित्व में आते हैं और ये सब उपलब्ध कराना इनकी जिम्मेदारी है। अगर इसमें से कुछ भी गड़बड़ किया, जितनी भी गड़बड़ियां मैंने बताई वो की, तो वो उत्पाद दायित्व के उत्पाद दायित्व के अनुरूप विनिर्माता के ऊपर जो है आरोप लगेगा। सेवा प्रदाता, अब चलिए एक सेवा ले लेते हैं। मान लीजिए कि आप जो है एक स्कूल में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। अब चलिए आप पढ़ाई करने नहीं जाएंगे, मान लीजिए आपके बच्चे, आपके भतीजे, आपके छोटे भाई बहन स्कूल में जा रहे हैं। स्कूल एक शिक्षा, एक सेवा है जो आपको मिल रही है, बिल्कुल आपके भाई भतीजे को मिल रही है। अब बच्चे जो हैं वो शिक्षा हासिल करने जा रहे हैं, वो सेवा खरीद रहे हैं, स्कूल को फीस दे रहे हैं, स्कूल सेवा प्रदाता है। सेवा प्रदाता की क्या जिम्मेदारी है कि वो एक निश्चित स्टैंडर्ड वाली सेवा दे, ठीक है, निश्चित स्टैंडर्ड वाली सेवा दे। उस सेवा के जो स्टैंडर्ड तय किया गया है विभिन्न अथॉरिटीज के द्वारा या खुद उनके द्वारा, उस स्टैंडर्ड से जुड़ी हुई गारंटी वारंटी जो भी प्रदान कर रहे हैं वो जो है उसको फुलफिल करके दे। इसके अलावा अगर सेवा करार या संविदा के अनुरूप नहीं हुई है तो पैसे वापस करें, ठीक है। और तो और सेवा प्रदाता जो है अगर सेवा से संबंधित फीडबैक अपने सेवा प्राप्तकर्ताओं या उपभोक्ता से नहीं लेता है तो उसके ऊपर भी उत्पाद दायित्व आता है। सेवा प्राप्त करने के दौरान सुरक्षा संबंधी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, वो भी देने बहुत जरूरी है। और यहां तक कि विनिर्माता भी गारंटी संबंधी जो है अगर कोई गड़बड़ी करता है तो उसके ऊपर दायित्व आता है, गारंटी भी जरूरी है। सेवा प्रदाता भी गारंटी प्रदान करेगा अपनी सेवा की, ऐसे नहीं कि आप पढ़े कुछ आता जाता है नहीं निकल लो, नहीं। शिक्षा अगर प्रदान की है तो उसका आउटपुट रिजल्ट क्या आएगा इसको क्वांटिफाई करके दिखाएं, और अगर किसी को वो रिजल्ट नहीं दिखता है पैसा रिफंड मिलेगा। सैलून में जाते हैं, आपने कहा मुझे ऐसे बाल चाहिए, सैलून ने वैसा बाल काट के नहीं दिया, रिफंड मिलेगा। ये गलती करने का जो दायित्व है, जिम्मेदारी है, वो है आपका सेवा प्रदाता का। विक्रेता, विक्रेता जो है अगर किसी उत्पाद के निर्माण पर नियंत्रण रखता है जिम्मेदारी उसकी है। अगर एडिशनल गारंटी या वारंटी देता है जिम्मेदारी उसकी है। अगर किसी भी तरह का मिलावट कर देता है किसी भी प्रोडक्ट में जिम्मेदारी इसकी है। तो विक्रेता जो है वो किसी भी प्रोडक्ट के डिजाइन में डिफेक्ट पैदा कर देता है, सही तरीके से उसको रखता नहीं है और बिना किसी इंस्ट्रक्शन के आपको बेच देता है, तो ये सारी जिम्मेदारी विक्रेता की है। अब आप बोलेंगे विक्रेता बीच में क्यों आ गया? दुकानदार किसी प्रोडक्ट पे कर ही क्या लेगा? मैं मोटरसाइकिल खरीदने जा रहा हूं, दुकानदार मोटरसाइकिल को कैसे चेंज करेगा कि दुकानदार जिम्मेदार हो जाएगा? मोटरसाइकिल बनाने वाली जो कंपनी है, मान लीजिए कि हीरो है, वो जिम्मेदार है, दुकान चलाने वाला थोड़ी। तो दुकान चलाने वाले के लिए भी खास इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर उसने, हीरो कंपनी से पूछे भी नहीं, उसके मोटरसाइकिल में कुछ लफड़े कर दिए, मान लीजिए कि उसकी टंकी छोटी कर दी, मान लीजिए कि उसके टायर चौड़े कर दिए बिना पूछे, तो आपको लगेगा कस्टम बाइक मिल रही है, पर आपने जो हीरो बाइक से या स्प्लेंडर बाइक से जो उम्मीद रखी है उससे वो अलग परफॉर्म करेगा। हो सकता है उपभोक्ता के तौर पे आपको इससे नुकसान हो जाए। ये नुकसान का जिम्मेदार कौन? क्या हीरो कंपनी जिम्मेदार है जिसने वो बाइक बनाई थी? लेकिन उनको तो पता ही नहीं है। क्या आप जिम्मेदार है जिन्होंने बाइक खरीदी? पर आपने तो बाइक जब खरीदी तो आपको लगा आप हीरो की खरीद रहे हैं, स्प्लेंडर खरीद रहे हैं, अच्छी माइलेज देगी, लेकिन बीच में जो विक्रेता है उसने सारी गड़बड़ी की ना। तो इस तरह से अल्टरेशन और इंस्ट्रक्शंस की कमी जो है ये आपका डेंजरस है। तो ये उत्पाद दायित्व इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला चीज जो 2019 में अलग है वो है मध्यस्थता, मीडिएशन। देखिए हर चीज के लिए केस लड़ने की जरूरत नहीं है। कभी कभी मामले जो है मीडिएशन यानी कि मिल बैठ करके भी सुलझ जाते हैं। आप लोगों ने वो कहानी सुनी है पंच परमेश्वर? पंच परमेश्वर में क्या होता है, समझू साहू और अलगू चौधरी में झगड़ा हो जाता है, लेकिन बाद में जो है
आपका समझू साहू के एक समझदार फैसले की वजह से फाइनली दोनों में दोस्ती हो जाती है। यह सब क्यों हो पाया? क्योंकि पंच परमेश्वर ने न्याय किया, क्योंकि लोगों की बात सुन करके आपका जो सही था उसके पक्ष में गए। तो ये जो मध्यस्थता है उसी को मध्यस्थता या मीडिएशन कहा गया है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मीडिएशन सेल, राष्ट्रीय मध्यस्थता सेल, राज्य में राज्य मध्यस्थता सेल और जिले में जिला मध्यस्थता सेल का गठन किया जाएगा। ये मध्यस्थता सेल का गठन करने वाले जो हैं वो हमारे उपभोक्ता अदालतें ही हैं, राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग और जिला पीठ या जिला फोरम, जिसका नाम अब चेंज हो गया। तो ये जो है इनका गठन करेंगे और कोई भी उपभोक्ता विवाद होता है और विवाद करने वाले यानी कि उपभोक्ता और विनिर्माता दोनों मिलजुल करके फैसला करना चाहते हैं तो कोर्ट का समय और खर्चा बचाने के लिए यहां भेजा जाएगा और यहां जो भी फैसला होगा वो नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के आधार पर होगा। ये आपका एक तरह का अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम है, एडीआर। ठीक है, यानी कि ये न्याय का एक विकल्प है जिससे कि बिना झगड़े मामला सुलझ सकता है। तो हमारा उपभोक्ता अधिनियम सिर्फ झगड़े, लड़ाई और हल्ला गुल्ला को बढ़ावा नहीं देता, यह बोलता है भाई सोच समझ के काम करने का। ठीक है, अब हम आते हैं अपने बाहुबली टॉपिक पे। बाहुबली टॉपिक का मतलब यह है कि ग्राहकों के, उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एक बहुत ही ताकतवर एजेंसी का गठन किया गया है और इस बाहुबली एजेंसी का नाम है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण और इस बाहुबली एजेंसी का नाम है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण जो है ये एक विनियामक संस्था है, यानी ये नियम बना सकती है। नियम बनाने के बाद संसद की अनुमति से उन नियमों को लागू भी कर सकती है राष्ट्रपति के आदेशों के द्वारा। तो इन नियमों को लागू करने के बाद जो इस नियम को तोड़ते हैं उनको ये सजा भी दे सकती है। ठीक है, तो इस तरह की व्यापक शक्ति जो संस्था रखती है उसी को हम लोग प्राधिकरण या अथॉरिटी कहते हैं। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ग्राहकों के हितों की रक्षा करने वाली ऐसी ही ताकतवर संस्था है जो नियम बनाती भी है, लागू भी करती है और उसको तोड़ने वालों को सजा भी देती है। इस संस्था का गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। यह विनियामक संस्था है। इसके एक मुख्य आयुक्त होते हैं और एक से अधिक जो हैं आपके अन्य आयुक्त भी हो सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा इनके नियम बनाने का अधिकार है, पर नियमों को संसद की अनुमति चाहिए होती है। इनके नियमों को लागू किया जा सकता है बड़ी आसानी से, ये खुद लागू करते हैं और जो भी इन नियमों को तोड़ता है उसको ये अर्ध न्यायिक निकाय की तरह सजा भी दे डालते हैं। जुर्माना लगाना, सजा देना, ये इनके अथॉरिटी में आता है। ठीक है, लेकिन सजा देने से पहले जांच की जरूरत होती है, तो पुलिस अधिकारियों की तरह ये लोग जांच भी कर लेते हैं। विनियामक संस्था तो ऐसी ही होती है। मैं आपको दूसरी विनियामक संस्था को उदाहरण देता हूं, जैसे कि सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत में जो स्टॉक मार्केट है, शेयर बाजार, उसको कंट्रोल करने का काम करती है। उसके अंदर किसी भी तरह के ट्रांजैक्शंस वगैरह होते हैं तो उनके ऊपर ये नजर रखती है और कोई भी आपका स्टॉक मार्केट के नियमों का उल्लंघन करता है तो सेबी एक्ट के अंतर्गत सेबी संस्था जो है उसके ऊपर कड़ी कार्यवाही करती है, जुर्माना लगाती है, इवन जेल भेजने की ताकत है इसके पास। ठीक है, तो इस तरह से ताकतवर विनियामक संस्थाओं में सेबी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का विनियामक संगठन है। बैंक अगर कोई रेगुलेशन तोड़ते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को रेगुलेशन तोड़ती है तो आरबीआई उनके ऊपर फटाक से जुर्माना लगाती है आरबीआई एक्ट के तहत। तो कानून से ये शक्तियां हासिल करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को इतनी ताकत हासिल है। तो ये पुलिस की तरह जांच करेगी, जज की तरह फैसला करेगी, संसद की तरह नियम बनाएगी और सरकार की तरह लागू करेगी। यह संस्था है। ठीक है, अब जांच की शक्ति के लिए हमारे मुख्य आयुक्त के पास एक अन्वेषण महानिदेशक होता है। अन्वेषण महानिदेशक, अन्वेषण माने जांच करने वाला, महानिदेशक मतलब डायरेक्टर जनरल। ये पुलिस के डायरेक्टर जनरल लेवल का अधिकारी है और ये जो है अपने अधीन बहुत सारे ऑफिसेस खोलता है जिसके अंदर जांच अधिकारी रखता है। विभिन्न विभागों से ये अधिकारी आते हैं। आपका जीएसटी विभाग हो गया, मापतौल विभाग हो गया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गया, और इन सब डिपार्टमेंट से आए हुए अधिकारी जो हैं उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मामलों की जांच करते हैं और आपका विभिन्न प्रकार के दस्तावेज और विभिन्न प्रकार के सबूत जुटाते हैं जिसके आधार पर ये जो है सजा सुनाने का काम करते हैं। ठीक है, जुर्माना इनका मेन पावर है। ये जांच की क्षमता जो है ये
ऐसी है कि अगर किसी स्थानीय स्तर की जांच करानी है तो ये कलेक्टर को भी जांच का आदेश दे सकते हैं। तो हमारे मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्त जो है कलेक्टर को भी जांच के आदेश दे सकते हैं, वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जांच करवाता है। किसका? उपभोक्ता संरक्षण के आपके प्रावधानों के उल्लंघन का। तब आप समझ रहे हैं, आपकी रक्षा के लिए संस्था काम कर रही है, इनके पास अन्वेषण की शक्ति है, इनके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इनके आदेश पे अन्वेषण करता है। ठीक है, अब देखें इनके कृत्य या कार्य। पहले कार्य देखेंगे और इन कार्यों को करने के लिए इनके पास शक्ति कहां से आती है, किस तरह की शक्तियां, वो देखेंगे। तो अगर आप इनके कृत्य देखना चाहते हैं तो आप देखिए कि इनका सबसे पहला काम है उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण करना। ठीक है, उपभोक्ताओं के आपके अधिकारों का संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण, यह इनका सबसे पहला काम है, उपभोक्ता संरक्षण। किसी भी तरह से नियमों की जानकारी देकर के, नियमों को लागू करके उपभोक्ता संरक्षण, यह इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम है। और उपभोक्ता संरक्षण करने के लिए आपको क्या करना होगा? उपभोक्ता संरक्षण करने के लिए आपको जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इन पर रोक लगानी होगी। जहां कहीं भी अनुचित व्यापारिक व्यवहार होता है, जहां कहीं भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होता है, इस पे ये रोक लगाते हैं। कौन? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सीसीपीए। तो उपभोक्ताओं का संरक्षण, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस पर रोक। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में रोक लगाने के साथ साथ ये जो है आपके भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाते हैं। भ्रामक विज्ञापन ही वो ताकत है जिससे कि खराब प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंच जाते हैं। भ्रामक विज्ञापन में अगर आपका किसी विज्ञापन में झूठ बोला गया, असत्य कथन किया गया, तथ्य छुपाया गया, किसी वस्तु के, किसी प्रोडक्ट के प्रभाव के बारे में आपको बेवकूफ बनाया गया, यही तो भ्रामक विज्ञापन है। सबसे बड़ा भ्रामक विज्ञापन तो फेयर एंड लवली का होता था, फेयर एंड लवली लगाओ गोरे हो जाओ, बोर्नविटा वाले बोलते हैं बोर्नविटा पियो लंबे हो जाओ। यही तो भ्रामक बात है। नीचे उनको लिखना पड़ता है कि भाई इसको बोर्नविटा को पीने से आप लंबे नहीं होगे, लेकिन आपकी ग्रोथ में ये हेल्प करेगा। ठीक है, सच्चाई पे ये लोग अक्सर आ जाते हैं। भ्रामक विज्ञापन पे जो है नियंत्रण हासिल करना। ब्रांड एम्बेसडर्स, जो विभिन्न प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, ये ब्रांड एम्बेसडर्स जो हैं ये आपका प्रोडक्ट के बारे में जाने और किसी भी वस्तु के बारे में विज्ञापन करते समय झूठ ना बोले। तो भ्रामक विज्ञापन पे नियंत्रण, ये इनका काम है। ब्रांड एम्बेसडर्स पे नियंत्रण, ब्रांड एम्बेसडर्स को कंट्रोल करना, इनके द्वारा झूठ बोले जाने से रोकना, ये भी इनका काम है। इसके बावजूद भी खराब प्रोडक्ट आता है, ब्रांड एम्बेसडर्स झूठ बोलते हुए दिखाई देते हैं, तो विभिन्न मामलों की यहां पर जांच, विभिन्न मामलों की जांच करना, यह इनका मुख्य कार्य है। किसका? अनलॉफुल ट्रेड प्रैक्टिसेस का इनका जांच कर रहे हैं। अनलॉफुल ट्रेड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, इस पर रोक लगाने के लिए इसकी जांच कर रहे हैं। और जांच में अगर इनको मिलता है सच्चाई, अगर इनको मिलते हैं सबूत, तो ये जो है आपका प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए जुर्माना भी लगा देते हैं, जुर्माना लगा देते हैं। तो जांच के बाद अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस पे रोक लगाते हैं, और रोक लगाने से पहले जो गड़बड़ियां हो गई उसके लिए जुर्माना, दंड का प्रावधान भी कर सकते हैं। और अगर आप इनके जुर्माना को नहीं भरेंगे, इनके दंड को नहीं मानेंगे, तो ये आपका उपभोक्ता आयोगों में चले जाते हैं। उपभोक्ता शिकायत प्रतितोष आयोग, ये नाम दिया गया है उपभोक्ता आयोग को। तो उपभोक्ता शिकायत प्रतितोष आयोग या कंज्यूमर ग्रीवांसेस रिड्रेसल कमीशन, ये बनाया गया है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जो है वो यहां पर इनके मामलों की सुनवाई करता है नेशनल लेवल पे। ठीक है, आपका जुर्माना के अलावा अपनी जांच प्रक्रिया में ये क्या करते हैं? अपनी जांच प्रक्रिया में अगर उपभोक्ता आयोगों में कोई मामला चल रहा है तो वहां से उस मामले को बुला करके उसकी जांच करके उस पर जुर्माना लगा सकते हैं। या फिर आपका कोई मामला जो उपभोक्ता आयोगों के सामने फाइल नहीं हुआ है,
वहां जाकर के उस पर फाइल कर देते हैं। तो अपनी जांच के रिजल्ट के तौर पर उपभोक्ता आयोग में आपका केस फाइल करना और जरूरत पड़ने पर जो केस उपभोक्ता आयोग में ऑलरेडी चल रहे हैं, किसी ने शिकायत की पर वो शिकायत इतनी बड़ी थी कि उस पर जांच करना पड़ा, तो ये उपभोक्ता आयोगों में चल रही सुनवाई के बीच में आपका स्वतंत्र जांच शुरू कर देते हैं। तो उपभोक्ता आयोगों में चल रहे मामलों में ये स्वतंत्र जांच भी कर देते हैं। काफी कॉम्प्लिकेटेड इनका काम हो गया, ठीक है। तो जो शिकायत मिलती है उस पर जांच करते हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस पे रोक लगाते हैं, जुर्माना लगाते हैं। जुर्माना लगाने के बावजूद भी अगर एडिशनल सजा देना है ना, धारा 88 89 के तहत कठोर सजा दिलवाना है, तो उपभोक्ता आयोगों में, है ना, केंद्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जो है वहां पर ये जो है आपका केस कर देते हैं, या फिर आपका केंद्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जो है वहां पर आपका जो केस ऑलरेडी चल रहा है उसको अपने पास बुला के उसकी जांच करते हैं, जुर्माना लगाते हैं और केस वापस भेज देते हैं। तो केस वहां से ला भी सकते हैं आयोग से, वहां पे भेज भी सकते हैं। इस तरह से यह व्यवस्था जो है वो काम करती है। तो ये जो है सीसीपीए का आपका बेसिक काम है, बेसिक फंक्शंस है। लेकिन कुछ एडिशनल फंक्शंस भी हैं। एडिशनल फंक्शंस जो हैं वो भी इन्हीं की संख्या में है, यानी कि टोटल 8 है। एडिशनल फंक्शंस में सबसे पहला इनका फंक्शन है उपभोक्ता मामलों में जागरूकता लाना। जागो ग्राहक जागो कैंपेन को और बढ़ावा देने काम कर रहे हैं कौन? सीसीपीए। उपभोक्ताओं के अधिकारों के मामले में अनुसंधान या रिसर्च कराना, ये बहुत सारे सोशल साइंस यूनिवर्सिटीज को रिसर्च ग्रांट देते हैं ताकि उस पर रिसर्च हो सके। सरकार को उपभोक्ता अधिकारों के मामले में सिफारिश करना, और जो सिफारिशें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठनों में जो रिसर्च किया जा रहा है वहां से जो उपभोक्ता अधिकारों की सिफारिशें भारत आ रही हैं उनको भी भारत में प्रचारित करना, सरकार के सामने उसकी सिफारिश रखना। तो सरकार को सिफारिश और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से की गई सिफारिश को लागू करना, ये दोनों इनके काम है। इसके बाद आपका समय समय पे मंत्रालय को सलाह देते रहना। इसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण के, उपभोक्ता अधिकारों के सिद्धांतों को तय करना, उससे संबंधित कार्य करना। और बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी उत्पाद में आपका जो है आईएसआई मार्क या स्टैंडर्ड इंडिकेटर्स जो हैं वो कौन से लगेंगे, इस बात को समय समय पर निर्धारित करते रहना। उससे रिलेटेड आपका नोटिफिकेशन निकालना कि इस प्रोडक्ट में आईएसआई मार्क होना चाहिए, इसमें एग मार्क होना चाहिए, इसमें ये मार्क होना चाहिए, उसमें वो मार्क होना चाहिए। इसके अलावा एक सूची जारी करते हैं, वो सूची जिसमें खतरनाक पदार्थ, हजार्डस मटेरियल के नाम रहते हैं, जिनको कि उपभोक्ता सामानों में नहीं होना चाहिए, डेंजरस चीजें, ठीक है। जैसे डायएन्सेफेलॉन नहीं होना चाहिए, डीडीटी नहीं होना चाहिए। तो डेंजरस केमिकल्स, डेंजरस प्रोडक्ट्स का नाम ये जो है लिख करके सूची जारी करते हैं। तो इस तरह से 16 प्रकार के काम ये लोग कर रहे हैं। काम ही काम है भाई, लेकिन ये बेसिक काम है। और ये उपभोक्ता अधिकारों के संगठन, उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए जो काम कर रहे हैं, उन कामों को अगर आप गौर से देखें तो इनको बहुत ताकत की जरूरत होगी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण बहुत सारी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। कुछ शक्तियां पुलिस वाली शक्तियां, कुछ शक्तियां जज वाली शक्तियां। तो इन सभी का ये मिक्स है। मैंने कहा था ना, बाहुबली संस्था ये। इनकी शक्तियों का आप देखें, ये शिकायत ग्रहण कर सकते हैं। आप सीसीपीए की वेबसाइट पे जाके शिकायत कर सकते हैं, घर बैठे अपने मोबाइल से कहीं भी शिकायत कर सकते हैं। अगर शिकायत नहीं भी हुई है, इनको पता चल गया कि कहीं पे उपभोक्ता अधिकारों को उल्लंघन हुआ, कुछ लफड़ा होता है, स्वयं जांच करने पहुंच जाते हैं। सुओ मोटू या स्वप्रेरणा से जांच करने की इनके अंदर क्षमता है। अब जब जांच करने जाएंगे तो इनका जो अन्वेषण अधिकारी है या जिला कलेक्टर है, वो धड़ाक से दरवाजा तोड़ के घुसेगा और जितनी भी मिलावटी चीजें हैं, गड़बड़ चीजें हैं, सबको जब्त कर लेगा। तो इनको किसी भी प्रीमाइसिस में प्रवेश करने, तलाशी लेने और वहां उपस्थित आपका सामानों के सैंपल लेने और उन सामानों को जब्त करने का अधिकार है। तो तलाशी और जब्ती के पुलिस वाले अधिकार है। हाँ, लोगों को गिरफ्तार ये नहीं कर सकते, लेकिन पुलिस की सहायता से
और अन्य विनियामक एजेंसियों की सहायता से वो लोगों को गिरफ्तार भी कर सकते हैं। तो डायरेक्टली अरेस्ट नहीं करना है, लेकिन पुलिस के सामने केस फाइल करके लोगों को अरेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद प्रोडक्ट्स के ऊपर ये जो कार्यवाही करते हैं वो यहां पे स्टार्ट होता है। किसी भी प्रोडक्ट में गड़बड़ी मिलती है तो ये उस प्रोडक्ट को आपका रिपेयर करवा सकते हैं। रिपेयर अगर नहीं हो पा रहा है तो उस प्रोडक्ट को हम रिप्लेस करवाएंगे। रिप्लेस का मतलब बदल देंगे। रिप्लेस भी नहीं हो रहा है तो हम उस प्रोडक्ट का रिफंड दिलवाएंगे। रिफंड अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। रिफंड के बाद अगर किसी को दिक्कत हुई है तो हम रिडेम्पशन या क्षतिपूर्ति दिलवाएंगे, ताकि उस व्यक्ति को जो तकलीफ हुई है वो दूर किया जा सके। आप देख रहे हैं ये सारे अधिकार जो है, ये सारे जो आपकी शक्तियां हैं वो उन आयोगों की शक्तियां हैं जिनको हम कंज्यूमर फोरम्स या कंज्यूमर कोर्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों की शक्तियां हैं ये, जो कि सीसीपीए भी इस्तेमाल करता है। क्षतिपूर्ति के बाद किसी भी प्रोडक्ट का जो है विक्रय रोकना, रिस्ट्रिक्शन या रोकने का काम भी ये करते हैं। रिस्ट्रिक्शन के बाद आपका रिकॉल करा सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को। इसमें बहुत एक्सक्लूसिवली लिखा है कि सीसीपीए किसी भी प्रोडक्ट को रिकॉल कर सकता है, बाजार से वापस बुला सकता है और उसको नष्ट करने का आदेश भी कर सकता है। नष्ट यानी कि रेज कर देना, विनाश कर सकता है, क्योंकि वो लोगों के लिए खतरनाक है। और इसके साथ साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए इंस्ट्रक्शंस भी जारी कर सकता है। भ्रामक विज्ञापनों को दूर करने के लिए भी आदेश जारी कर सकता है और इस तरह से उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करता है। लेकिन इसके अलावा और ताकतवर काम ये करता है, और वो ताकतवर काम है जुर्माना लगाना और सजा देना। ये किसी भी मैन्युफैक्चरर या एडवर्टाइजर के खिलाफ ये काम कर सकता है। कोई भी सामान विनिर्माता है उसके ऊपर ये जुर्माना लगा सकता है। ठीक है, भ्रामक विज्ञापन के लिए आपका सजा दे सकता है। तो ये जुर्माना और सजा की इसकी जो पावर्स है वो बड़े ही जबरदस्त है। ठीक है, तो ये जो है किसी भी भ्रामक विज्ञापन के लिए विज्ञापनकर्ता पे 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगा सकता है। 10 लाख का जुर्माना जो है ये घोषित कर सकता है, 10 लाख। ठीक, और अगर किसी ब्रांड एम्बेसडर ने कोई ऐसा विज्ञापन किया जिसमें उसने प्रोडक्ट के बारे में झूठी बातें बताई, या ब्रांड एम्बेसडर ने कुछ ऐसी बातें कही जिससे ऐसा लगता है कि वो उस प्रोडक्ट को यूज करता है लेकिन वो एक्चुअल में यूज नहीं करता। मान लीजिए सचिन तेंदुलकर बोलेगा कि मैं फलाना कंपनी का बैट यूज करता हूं, आप भी यूज कीजिए। सब लोग फलाना कंपनी का बैट यूज करने पहुंच जाएंगे। बाद में पता चला सचिन किसी और कंपनी का बैट यूज करता है, उसने फलाना से पैसे लिए और झूठा ब्रांड एम्बेसडर बन गया। तो ये जो है इस पर भी आपका कार्रवाई होती है। ब्रांड एम्बेसडर पे 1 साल तक किसी भी एडवर्टाइजमेंट पे काम करने के लिए रोक लगा देती है सीसीपीए, और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना उस पर भी लगता है। लेकिन अगर विज्ञापन करता बाज नहीं आता, बार बार सेम गलतियां करता है, तो 50 लाख तक का भी जुर्माना लग सकता है। ठीक है, अगर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इसके आपके आदेशों का ठीक से पालन नहीं किया गया है ना, इसने जुर्माना लगाया, जुर्माना आपने नहीं भरा, हां, तो फिर कैद होगी, कठोर सजा मिलेगी। ठीक है, उसमें जेल की कैद और उसके साथ साथ भयंकर जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है। 2 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना है भाई, मामला गंभीर हो सकता है। तो इस तरह से ताकतवर संस्था है। अभी देखिए इसका उदाहरण भी देखने को मिलता है। आईएएस कोचिंग संस्थाओं में एक संस्था थी, इकरा नाम की कोचिंग संस्था थी। उन्होंने झूठे दावे किए। उन्होंने कहा हमारे यहां से इतने सारे लोग का सिलेक्शन हुआ, इस साल के आईएएस टॉपर हमारे यहां से निकले हैं, 2015 के आईएएस टॉपर इकरा आईएएस से निकले हैं। फिर क्या हुआ? फिर हुआ यूं कि सीसीपीए ने उस पर जांच की और यह पाया कि 2015 में तो इकरा आईएएस स्थापित ही नहीं हुआ था। तो 2015 का आईएएस टॉपर यहां से कैसे निकल सकता है? तो यह एक झूठा दावा है, झूठा विज्ञापन है, और इसकी वजह से इकरा आईएएस के ऊपर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा था। इस पे मैंने एक इंडिपेंडेंट वीडियो भी बनाया है, आप इसे YouTube पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आर्यन आईएएस में हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि आप समय समय पे हमसे कठिन सवाल पूछेंगे, ऐसे सवाल जिनके जवाबों को देते हुए हमें यह पता चलेगा कि आपके सोचने की दिशा कैसी है, और अगर दिशा सही है तो आपकी सक्सेस को गारंटी कैसे किया जा सकता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग देखेंगे उपभोक्ता संरक्षण परिषदें। ये बिल्कुल उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की ही तरह है।
तीन स्तर पे परिषदें होती हैं, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद। केंद्रीय राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में आपका उपभोक्ता केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री अध्यक्ष होते हैं और कई सदस्य होते हैं। यहां राज्य उपभोक्ता मंत्री अध्यक्ष होते हैं और यहां जिला कलेक्टर। ये उपभोक्ता अधिकारों को बेहतर बनाने की सिफारिश करते हैं, बिल्कुल पुराने एक्ट की तरह। आप देखेंगे कि शिकायत निवारण तंत्र जो है वो हमारा वैसे का वैसा है, लेकिन थोड़े से इसमें चेंजेस आए हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, ये नाम रख दिया गया है इसका, नेशनल कंज्यूमर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल कमीशन। ठीक है, अभी भी इसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज और 4 सदस्य होते हैं। वही सदस्य जो है जो ग्रेजुएट हों और जिनको एक्सपीरियंस हो इस फील्ड का। ठीक है, इनके चुनाव की प्रक्रिया, इनके नियुक्ति की प्रक्रिया से में सारी शर्तें सेम है। ठीक है, आपका राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बना हुआ है। ठीक है, स्टेट कंज्यूमर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल कमीशन। इसमें रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज और 4 सदस्य होते हैं, 2 सदस्य इसमें बढ़ा दिए गए हैं। इसके बाद फिर जिला स्तर पे जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जिला पीठ की जगह पे, इसमें रिटायर्ड जिला जज और 2 सदस्य होते हैं। इन सभी के कृत्य और शक्तियां, इनकी अधिकारिताएं सब पुराने कानून की तरह। पिछले वीडियो को आप देखेंगे, क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, शिकायत निवारण में अधिकारिता जो है ये आपका, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया है। जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग जो है अब ये 1 करोड़ तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है सीधे सीधे। 1 से 10 करोड़ तक के जो मामले हैं इनकी सुनवाई करने का काम जो है राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोग करेगा। और आपका 10 करोड़ से अधिक के जो मामले हैं, ठीक है, मोर देन 10 करोड़, इसका जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सुनवाई करेगा। तो रेंज चेंज हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो डिफरेंस है उसको आप देखते जाइए। परिवाद की प्रक्रिया सेम है। कोई भी शिकायत आने पे 21 दिनों के अंदर नोटिस जारी होगा और 30 दिनों के अंदर विरोधी पक्ष को जवाब देना होगा, नहीं तो एक्स पार्टी कार्यवाही शुरू हो जाएगी। इसके बाद आपका समय सीमा सेम है, 3 महीने के अंदर सुनवाई होनी है। अगर किसी प्रोडक्ट का प्रयोगशाला में परीक्षण होना है तो अधिकतम 5 महीने तक सुनवाई चल सकती है। अपील जिला से राज्य स्तर, राज्य से राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर से सुप्रीम कोर्ट। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए के फैसलों के खिलाफ अगर आपको अपील करनी है तो आप जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अपील करेंगे, वो भी 30 दिन के अंदर। तो ये बात आप अलग से नोट कर लीजिए। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के जुर्माने फैसले के खिलाफ आप राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अपील कर सकते हैं 30 दिन के अंदर। अपील का टाइम भी 30 डेज ही है यहां पर हर एक अपील का, तो आप देख लीजिए। तो ये जो है हम लोग को सेटअप दिया गया है। इनकी जो शक्तियां हैं वो बिल्कुल वैसी हैं जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में थी। ठीक है, वही सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं इनके पास। पावर जो है बहुत सारे आदेश दे सकते हैं। वही आपका रिपेयर, रिप्लेस, रिफंड जो अभी हमने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण में पढ़ा, बिल्कुल वैसी है। ठीक है, आपका रिडेम्पशन, रिस्ट्रिक्शन, रिकॉल, रेज, फिर एंड ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस और आपका रिक्लेमेटरी एडवर्टाइजमेंट। तो ये सारे हम लोग पिछले एक्ट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। सजा, सजा है नया, सजा में इंप्रूवमेंट है। चलिए देखें सजा में क्या इंप्रूवमेंट है भाई। अगर आप शुरुआत करते हैं कोई भी ऑफेंस का तो पिछले वाले में थोड़ा सा जुर्माना लगता था, इधर जुर्माना शुरू ही आपका लाखों रुपए से होता है। ठीक है, तो सीसीपीए के आदेश का उल्लंघन, सीसीपीए ने कोई आदेश दिया, आपका विशेष रूप से धारा 21 और 22 के तहत सीसीपीए ने कोई आदेश दिया है, उन आदेशों का आप उल्लंघन करते हैं, नहीं पूरा करते, सीसीपीए बोलता है जुर्माना दो, बोलता है नहीं देंगे, तो 6 माह की सजा और 20 लाख रुपए तक का जुर्माना आपको हो सकता है उल्लंघन करने पर ना। इसके अलावा आप सीसीपीए के फैसलों के खिलाफ अपील कर सकते हैं, वो अलग चीज है। आगे आप बढ़ेंगे। अगर आप ऐसे विज्ञापन करता है जिन्होंने भ्रामक विज्ञापन दिया है, झूठ बोला है, तो झूठ बोले कौवा काटे। कौवा कैसे काटेगा? तो कौवा का काटने का कीमत जो है वो 10 लाख रुपए है। 2 साल कैद और 10 लाख रुपए तक की सजा, जुर्माना यहां पे हो सकता है। ठीक है, तो बात नहीं मानेंगे तो 6 माह तक की कैद और 20 लाख रुपए तक का जुर्माना, और अगर विज्ञापन में कुछ लफड़ा करेंगे तो 2 साल की कैद और 10 लाख तक का जुर्माना। यह विज्ञापन देने वाले को दिया जाता है। ठीक है, जिस कंपनी ने, जिस व्यक्ति ने विज्ञापन जारी किया है वो। ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर
कैद की सजा नहीं होती, लेकिन उसको विज्ञापन में काम करने से रोका जा सकता है, सभी प्रकार के विज्ञापन। मान लीजिए अक्षय कुमार जो है वो विमल पान मसाला का विज्ञापन कर रहा है, अजय देवगन विमल पान मसाला का विज्ञापन कर रहा है, ठीक है, भ्रामक विज्ञापन पाया जाता है उसको, तो अजय देवगन पे 1 साल की रोक और 10 लाख का जुर्माना लग जाएगा। लेकिन विमल कंपनी के मालिक के ऊपर 2 साल की कैद और 20 लाख रुपए तक, सॉरी 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। अब जो है अगर किसी वस्तु में मिलावट की जाती है और उपभोक्ता की तबीयत खराब हो जाती है, उसको चोट पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है, वो मर जाता है, तब सजा बहुत तगड़ी हो सकती है। अगर मिलावट सिर्फ पाई जाती है सीसीपीए के द्वारा या पुलिस के द्वारा या कलेक्टर के द्वारा, किसी के भी द्वारा, तो अगर यह मिलावट मिलती है, अगर इसकी शिकायत उपभोक्ता आयोग में आती है, तो मिलते ही 1 लाख रुपए का जुर्माना तो फट से लग जाता है। लेकिन जैसे जैसे क्षति बढ़ते जाती है, अगर मिलावट से किसी को बीमारी हो गई, कोई किसी को चोट पहुंची, तो सजा भी मिलेगी और फाइन भी बढ़ेगा। और अगर किसी को गंभीर चोट पहुंची और ज्यादा सजा, और कोई मर गया, तब तो उम्र कैद और लाखों रुपए का जुर्माना। जरा देखें कैसे। तो सबसे पहले बेसिक मिलावट करते ही 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग जाता है। अगर थोड़ी भी क्षति हुई तो 1 साल की कैद और 3 लाख का जुर्माना है। गंभीर क्षति होने पे 7 साल की कैद और 5 लाख का जुर्माना है। और बहुत गंभीर स्थिति में मृत्यु होने पे उम्र कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है। ठीक है, तो 1, 3, 5 और 10 लाख रुपए का यहां पे मामला है। और आपका मृत्यु के मामले में उम्र कैद है, मृत्यु के मामले में उम्र कैद है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से कठोर सजाओं का यहां पे प्रावधान किया गया है। तो आप किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अब अंतिम बात, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में क्या डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है? तो मामला बहुत सिंपल है भाई। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की तुलना में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का जो स्कोप है, उसका जो कार्य क्षेत्र है, दायरा है, वो बहुत बड़ा है। 1986 में हमने ई कॉमर्स को शामिल नहीं किया था, 2019 में हमने ई कॉमर्स को शामिल किया है। 1986 वाले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में हमारी जो रिपोर्ट फाइलिंग की प्रक्रिया ऑफलाइन थी, 2019 में ऑनलाइन हो गई है। टेक सेवी हो गए हम लोग, स्मार्टफोन आ गया है। 1986 में आपको न्यायालय जा करके केस फाइल करना पड़ता था और विनिर्माता के जो है नजदीक स्थित न्यायालय में केस फाइल करना पड़ता था। अब जो है 2019 में आप कहीं से भी केस फाइल कर सकते हैं और किसी भी आयोग, किसी भी न्यायालय में केस लड़ सकते हैं। ठीक है, चाहे आपका अपना जिला हो, चाहे आप जहां रहते हैं वहां पे। तो ऐसे किसी खास जगह पे जाके केस लड़ना पड़ेगा। तो काफी सुविधाजनक यहां पे बनाया गया है। तो ये प्रावधान आपको समझ में आए, जो उपभोक्ता की सुविधाओं के लिए है और ई कॉमर्स को शामिल कर रहे हैं, ये सबसे मेन चीज है। अब आगे हम देखेंगे 1986 के अधिनियम में सीसीपीए जैसी कोई संस्था नहीं है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण जैसी कोई संस्था नहीं है। यहां पर 2019 में बाहुबली संस्था बनी है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, विनियामक संस्था के रूप में स्थापित हुई है। ठीक है। 1986 के अधिनियम में उत्पाद दायित्व का कोई प्रावधान नहीं है। तो अगर कोई भी गड़बड़ी आती है तो विनिर्माता फट से बोल देता है मेरी गलती नहीं, उसकी गलती है। ठीक है, क्योंकि अनेक फैक्ट्रियों में सामान के अलग अलग पार्ट बने रहते थे, सब एक दूसरे पर गलती डालने लगते थे, लेकिन उत्पाद दायित्व में सभी को जिम्मेदार ठहराया गया समान रूप से। तो इस तरह से उत्पाद दायित्व जो है वो 2019 का इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 1986 के अधिनियम में मध्यस्थता का कोई आपका जिक्र नहीं है। 2019 में मध्यस्थता या मीडिएशन का जिक्र है, जिसमें आपसी सहमति से फैसले किए जा सकते हैं। 1986 के अधिनियम में सजाएं और जुर्माना कम है, 2019 के अधिनियम में सजाएं और जुर्माना बहुत ज्यादा है। 1986 में मिलावट संबंधी सजाओं का प्रावधान नहीं है, 2019 में है। 1986 में आपका जो ब्रांड एम्बेसडर और इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको सजा देने का प्रावधान नहीं है। 2019 में ब्रांड एम्बेसडर के लिए भी सजाओं का प्रावधान है। 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देखें ना। हाँ, और भ्रामक विज्ञापन हो 20 लाख तक भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से काफी चेंज आया है, कानून का स्कोप भी बढ़ा है। और क्यों बढ़ा है? क्योंकि आम जनता अब ज्यादा से ज्यादा आईटी और इंटरनेट के सूचना संजाल में शामिल हो गई है। ठीक है, आपका बदलाव यह आया है कि लोग बहुत ज्यादा काम में बिजी हो गए हैं, इसलिए उनको सुविधाएं अब घर पहुंच वाली चाहिए। सामान की सुविधा तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उपभोक्ता संरक्षण की सुविधा भी घर पहुंच के चाहिए।
तो सरकार जो है अपने कामों को जनता के ज्यादा नजदीक लेकर के जा रही है। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप बनिए ज्यादा से ज्यादा सक्रिय, ज्यादा से ज्यादा सजग, और एक एस्पिरेंट के तौर पर बढ़िया आंसर लिखिए, अपने अंडरस्टैंडिंग को क्लियर रखिए, स्पेशली यहां पर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी से, प्रोडक्ट लायबिलिटी या उत्पाद दायित्व से, और 1986 और 2019 के आपके जो कानून हैं उनके कंपैरिजन से, उनकी तुलना से लंबे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो हम यहां पे समाप्त कर रहे हैं। आप अपने कमेंट्स, डाउट्स और अपने आंसर्स हमको भेजते रहिए, ताकि हम अपने इनपुट्स के द्वारा आपके सिलेक्शन को इंश्योर कर सकें। थैंक यू।